हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, दो चर वाले रैखिक युग्मों के बारे में पढ़ना शुरू किया था। हमने देखा कि जो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म होते हैं, एक बात तो ये है कि इसमें दो चर होंगे, है ना, टू वेरिएबल्स होंगे, और दूसरी चीज़ ये है इसमें कि यह रैखिक होगा। ठीक है, तो दो मेजर चीज़ें इसमें आती हैं हमारे पास। एक कि ये रैखिक होगा, मतलब जो घात होगी आपके पास वो कितनी होगी, वो एक ही घात होगी। और दूसरी चीज़ ये कि इसमें दो वेरिएबल होंगे, तो एक और जैसे मैंने वेरिएबल ले लिया, समीकरण है तो बराबर का निशान होगा और टू, है ना। तो इस तरह का जो समीकरण है, इनके बारे में हमने पढ़ा था। हमने देखा था कि जो स्टैंडर्ड समीकरण है, जिसको स्टैंडर्ड समीकरण मैंने बोला था, वो a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये स्टैंडर्ड समीकरण है। अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि युग्म क्यों, वाई इन पेयर्स। एक्चुअल में बेटा, जब भी हम लोग समीकरणों को हल करते हैं और वह एक चर वाला है, एक वेरिएबल वाला है, तो उसको हल करने के लिए हमें एक समीकरण की आवश्यकता होती है। हल करने का मतलब होता है किसी भी चर का, जैसे x है यहाँ पर, तो जैसे मान लो हमारे पास ये एक समीकरण है, रैखिक समीकरण है एक चर वाला। यही समीकरण आपको 7th 8th क्लास में दिए जाते थे, 9th में भी कई क्वेश्चंस में थे। तो इन समीकरणों में आपके पास एक चर होता है और एक ही समीकरण होता है, क्योंकि जो x का वो मान जिसके लिए यह समीकरण संतुष्ट हो जाए, द वैल्यू ऑफ x फॉर विच दिस इक्वेशन सेटिस्फाइज इज यूनिक। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू में अगर -2 भरूंगा तभी -2 + 2 0 होंगे। ठीक है, बोलने का मतलब ये कि x का वो मान जिसके लिए समीकरण संतुष्ट हो, वो क्या होती है, सिर्फ एक अद्वितीय होती है। ठीक है ना। तो जब भी हमारे पास एक चर वाला रैखिक समीकरण है, तो उसको हल करने के लिए हमें एक समीकरण की आवश्यकता होती है। लेकिन जब हमारे पास एक चर वाले सॉरी दो चर वाले रैखिक समीकरण हो, तो उनको हल करने के लिए हमें दो समीकरणों की आवश्यकता होती है। यदि तीन चर वाले होते, मान लेते ये z होता है यहाँ, तो फिर हमें तीन की आवश्यकता होगी। ठीक है, मतलब जितने चर बढ़ते जाते हैं उतने ज़्यादा हमें समीकरण चाहिए होते हैं उन समीकरणों को हल करने के लिए। ठीक है, द नंबर ऑफ इक्वेशंस needed to solve depends upon the number of variables that are there in the equation. For example, in one variable case we need only one equation, whereas for two variable we need two equations, three variable three equations, four variables four equations and so on. ठीक है, आप ये बोलेंगे यहाँ, ये आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ भी रहा होगा शायद कि मैंने बार बार दो वेरिएबल की बात की इसमें, x और y, मैंने a b और c की बात क्यों नहीं की। ये भी तो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स हैं बेटा। a1 b1 और c1 जो है यह कांस्टेंट हैं, स्थिरांक जिनको बोला जाता है वो हैं। यह असलियत में गिनतियां हैं, जैसे 2 3 4 इस तरह से। ठीक है, यह गिनतियां हैं, 100 1000 2000 भी हो सकता है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ किसी रैखिक समीकरण के हल करने का मतलब क्या होता है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं मेरे पास ये समीकरण है, जैसा कि मैंने अभी बताया कि इस समीकरण को हल करने के लिए मुझे कितने समीकरण चाहिए, दो। तो आपको हर एक क्वेश्चन में दो समीकरण दिए होंगे। जैसे मान लेते हैं ये हमारे पास एक समीकरणों का जोड़ा है, आपने हल करना है। इसके हल करने का मतलब ये है कि हम x और y का वो मान ज्ञात करें जो दोनों समीकरणों में भरने पर आपको सही उत्तर दे। ठीक है, अब इन समीकरणों को हल करने की हमारे पास ग्राफिकल मेथड है। नंबर 1 ग्राफिकल मेथड, इसको बोलते हैं आलेखीय विधि। नंबर 2 आता है हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड। नंबर 3 आता है हमारे पास एलिमिनेशन मेथड। नंबर 4 आता है हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, तो ये चार मेथड आपके सिलेबस में हैं। सबसे पहला है आलेखीय विधि, दूसरे नंबर पर है प्रतिस्थापन विधि,
तीसरे नंबर पर है विलोपन विधि, चौथे पर है वज्र गुणन विधि। तो जो समीकरण हल करने हमने जो टू वेरिएबल वाले, मैं छोटा करके लिख रहा हूँ, टू वेरिएबल इक्वेशन सॉल्यूशन, इसको हल करने के हमारे पास जो है ग्राफिकल मेथड है, दूसरे नंबर पर हमारे पास आता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मतलब प्रतिस्थापन विधि। तीसरे नंबर पर आता है एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, और चौथे नंबर पर हमारे पास आता है, चौथे नंबर पर हमारे पास आता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, सो ध्यान देंगे यहाँ, पहला आलेखी विधि, पहला आलेखी विधि, दूसरा प्रतिस्थापन विधि, तीसरा विलोपन विधि, चौथा वज्र गुणन विधि। एक चीज़ यहाँ बिल्कुल ठीक ढंग से समझेंगे बच्चे, आपको इन चार मेथड से एक 5 नंबर का क्वेश्चन आना है। ठीक है, एक 5 नंबर का क्वेश्चन, एक 3 नंबर का क्वेश्चन और एक 2 नंबर का क्वेश्चन। कुल मिला के यह तीसरी यूनिट आपको 10 अंक देगी एग्जाम में। ठीक है, 5 नंबर वाले क्वेश्चन कौन से आने हैं ये मैं बता दूंगा आपको, और 3 नंबर वाले भी और 2 नंबर वाले भी। ठीक है, तो आज हम इस चार मेथड में से जिस मेथड की शुरुआत करने जा रहे हैं वो मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि कौन सी बताई मैंने, प्रतिस्थापन विधि, ये इंग्लिश में सब्स्टिट्यूशन मेथड। ना इसका मतलब क्या है, प्रतिस्थापन का मतलब होता है किसी एक से हमने कोई चीज़ निकालनी और वो दूसरे में भर के देखनी। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये 3.3 का जो पहला क्वेश्चन है इसको लिख रहा हूँ मैं, x प्लस वाई इक्वल टू 14 और दूसरा है x माइनस वाई इक्वल टू 4। ये दो समीकरण है हमारे पास। ठीक है, ये नंबरिंग दी है मैंने, है ना, ये दो समीकरण है हमारे पास। हमने क्या करना है कि किसी एक समीकरण से एक चर का मान निकालना है और फिर उसको दूसरे समीकरण में भरना है, क्योंकि हम लोग एक समीकरण से एक वेरिएबल का मान दूसरे वेरिएबल के रूप में निकाल रहे हैं और उसको वापस पहले वाले समीकरण में भर रहे हैं, या पहले से निकाल के दूसरे में भर रहे हैं। तो बट वी आर डूइंग, हम लोग सब्स्टिट्यूशन ही कर रहे हैं, हम लोग प्रतिस्थापना ही कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे इस क्वेश्चन को अगर मुझे सॉल्व करना हो तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे हल करना है। हमारे पास है x प्लस वाई इक्वल टू 14, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4। मैंने बोला यह है समीकरण नंबर 1, यह है समीकरण नंबर 2। तो मैं बोलूँगा दूसरे समीकरण से सेकेंड इम्प्लाइज x इक्वल टू 4 और माइनस वाई जब पहली तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस वाई जो है पहली तरफ जाएगा तो क्या साइन हो जाएगा इसका, प्लस, तो 4 जमा वाई। ठीक है, तो ये हो गया। अब मैं क्या करूँगा कि ये मेरे पास होगी तीसरी समीकरण, मैं बोलूँगा थर्ड को किसमें भरना, सब्स्टिट्यूटिंग, क्या कर दिया, एक मिनट, ये एक्स प्लस वाई इक्वल टू 14 फर्स्ट इक्वेशन था, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4 सेकेंड इक्वेशन था। तो सेकेंड इम्प्लाइज x इक्वल टू 4 प्लस वाई, ये मैंने थर्ड इक्वेशन बोली थी, ये थर्ड इक्वेशन। सो ये थर्ड इक्वेशन। नाउ व्हाट आई विल डू, हम लोग क्या करेंगे कि इस थर्ड इक्वेशन की वैल्यू, जो थर्ड इक्वेशन की जो वैल्यू है उसको फर्स्ट में भरेंगे। तो आप लिखेंगे कि पुटिंग सब्स्टिट्यूटिंग
वैल्यू ऑफ x इन 1 इम्प्लाइज। अब बोलेंगे हिंदी वाले कि x का मान 1 में भरने पर क्या आ जाएगा आपके पास, ये 1 है क्या, x जमा y इक्वल टू 14। तो x की जगह मैं भरूँगा 4 + y + y इक्वल टू 14। तो क्या 4 + 2y इक्वल टू 14। तो 2y किसके बराबर आ गया, 14 - 4, ये 2y इक्वल टू 10। तो y कितना आ गया, 10/2 और काट के आ गया 5। ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इस ये जो 5 है हमारे पास, इसको थर्ड में भरूँगा। तो अब आप लिखेंगे, इसके बाद हो गए ना, अब आप लिखेंगे 5 = 5 आया। सेम लाइन पे डिलीट नहीं करना है, मैं डिलीट कर रहा हूँ, मेरे पास जगह ख़त्म हो गई है। आप आगे अगले पेज पे नीचे की ओर बढ़े हैं ना। तो अब लिखेंगे आप सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ y इन थर्ड इम्प्लाइज क्या आएगा, x इक्वल टू 4 + y है, तो x इक्वल टू 4 + 5 और ये आ जाएगा आपके पास 9। सो x आ गया 9। सो आपके पास जो आंसर आया वो क्या आया, वो आया x इक्वल टू 9, y इक्वल टू 5। ठीक है। क्योंकि हमने सब्स्टिट्यूशन किया है, इसलिए 2 बार सब्स्टिट्यूशन किया हमने, बल्कि इसलिए इसको हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। क्योंकि हमने यहाँ प्रतिस्थापना की है 2 बार, इसलिए इस विधि को प्रतिस्थापन विधि भी कहते हैं। ठीक है। तो अब हम लोग एक और क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, इसी का ही ये अनट्रूथ वाला करवा देता हूँ मैं आपको एक और, बाकी शायद आप कर लेंगे। ये 4th क्वेश्चन भी करवाना इम्पोर्टेंट है। 4th क्वेश्चन को करवाता हूँ पहले आपको। ठीक है। तो 4th क्वेश्चन क्या है, 4th क्वेश्चन है 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3, ये जिसे हम 1 इक्वेशन देते हैं। सेकेंड है 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। बेटा जब तक ये फ्रैक्शन में है क्वेश्चन, तब तक इसको सॉल्व करना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा हमारे लिए, क्योंकि ये जो पॉइंट है ये हर जगह आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता रहेगा। सो बड़ा बेहतर है कि आप पहले इसको भिन्न में बदल लो। तो फर्स्ट इम्प्लाइज क्या आया, 2/10x प्लस 3/10y बराबर है 13/10। क्योंकि जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है, दोनों में यहाँ भी 10 है। लेफ्ट हैंड साइड ये ना, राइट हैंड साइड ये, तो 10 ये पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है। सो क्या हुआ, आपके पास ये जो 10 है ये कट गया, और आपके पास क्या है 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। अब आप बोलेंगे पैरेलली सेकेंड इम्प्लाइज। इसी तरह से दूसरे समीकरण से आ जाएगा आपके पास 4x प्लस 5y बराबर 23। अब किसी भी एक समीकरण से आप x का मान निकालिए। इसको दे दिया मैंने नाम थर्ड आया, इसको दे दिया नाम फोर्थ आया। किसी भी एक समीकरण से मान निकालिए और दूसरे समीकरण में भरिए। जैसे पिछली बार मैंने सेकंड लिया था ना, मैं थर्ड ले रहा हूँ। थर्ड इम्प्लाइज 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। तो 2x इक्वल टू 13 माइनस 3y, यहाँ से x आ गया 13 माइनस 3y
डिवाइडेड बाय 2। मैंने कई बच्चों को ये गलत करते हुए देखा है। वो क्या करते हैं कि इसको 13 को 2 से डिवाइड करेंगे, 3y को नहीं करेंगे। बेटा जब भी 2 ऊपर की तरफ जाएगा तो वो सबके डिवाइड होगा बराबर, ठीक है। अब क्या करना है हमने कि यह है हमारे पास x इक्वल टू 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2। इसकी वैल्यू को हमने कहाँ भरना है, जैसे मैंने इसको नाम दे दिया 5, तो पुटिंग वही है ना, पुटिंग 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 वैल्यू ऑफ x फ्रॉम 5 इन थर्ड इम्प्लाइज, आप बोलेंगे x का मान 5 से 3 में भरने पर। तो देखते हैं क्या आता है हमारे पास। तो x का मान हमने भरना है 5 से 3 में, तो आपके पास 5 से 3 नहीं 5 से 4 में, तो आपके पास क्या आता है देखते हैं। ये आया 4 गुणा 13 माइनस 3y बटा 2 जमा 5y इक्वल टू 23। तो ये 2 से 2 कट गया, 2 दूनी 4, 13 दूनी कितने हो गए 26 माइनस 3 दूनी 6y। यहाँ ध्यान रखना है 2 ब्रैकेट के बाहर है इसलिए इस तरह से है, 5y इक्वल टू 23। तो ये 26 माइनस y इक्वल टू 23, ये माइनस y आ गया आपके पास 23 माइनस 26 माइनस y इक्वल टू माइनस 3 माइनस माइनस कट y इक्वल टू 3, ठीक है। तो y इक्वल टू 3 आया, इसको मैंने समीकरण नंबर दे दिया, कितना था 5 था, ये 6, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप पे क्या करेंगे, फिर बोलेंगे आप कि पुटिंग वैल्यू ऑफ y कहाँ पुट करना है आपने, इन थर्ड, ठीक है। पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन थर्ड, तो उसको देखते हैं हम लोग। पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन थर्ड इम्प्लाई, थर्ड के आपके पास ये है ना 2x प्लस 3y, तो 2x प्लस 3 इंटू 3 इक्वल टू 13, ये 2x प्लस 9 इक्वल टू 13, ये 2x इक्वल टू 13 माइनस 9, ये 2x आ गया 4x आ गया 2, x की वैल्यू आई 3, y की वैल्यू आई, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, x की वैल्यू आई 2 और y की वैल्यू आई 3, से हमारे पास क्वेश्चन क्या हो गया कंप्लीट, ठीक है। सो दिस वाज द क्वेश्चन, नॉट ऑफ नहीं था, इजी सा क्वेश्चन था ये। तो इस तरह से बेटा आपने करना है। आई होप आप लोग ये जो एक अंडर रूट वाला क्वेश्चन है इसको भी आप कर पाएंगे। एक इसमें क्वेश्चन है इसके बाद, इस क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इसमें बोला है कि सॉल्व ये बोला कि सॉल्व करना है सबसे पहले इनको, और फिर वैल्यू ऑफ m निकालनी है फ्रॉम दिस इक्वेशन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करते हैं। करना क्या है आपने इस क्वेश्चन में, क्या बोला है 2x जमा 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 को हल करिए और फिर m का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो करते हैं इस क्वेश्चन को। बोला है 2x प्लस 3y, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। तो ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। हम कोई इजी सी इक्वेशन देखते हैं जहाँ गुणा भाग कम हो, फिर दूसरे को हल करना शुरू करते हैं ना। तो मैं सेकंड इक्वेशन को इम्प्लाई करता हूँ। हाँ, यहाँ से आपके पास आ जाएगा 2x माइनस 24 प्लस 4y और x इक्वल टू माइनस 24 प्लस 4y डिवाइडेड बाई 2। आप देखेंगे कि ऊपर वाला जो है इसमें माइनस 24 और 4 है,
वैसे तो अब यहाँ से 4 ही कॉमन आ रहा है, लेकिन मैं 2 जो है वो कॉमन ले लूँगा। अंदर क्या रहा, 4y को पहले लिख रहा हूँ, 4y से रह गया सिर्फ 2y माइनस 12 डिवाइडेड बाय 2, 2 से 2 कट गया, आपके पास आया 2y माइनस 12 और ये थर्ड। अब इसको भरता हूँ फर्स्ट में, तो वही बात है ना कि पुटिंग वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम थर्ड इन फर्स्ट इम्प्लाइज क्या आएगा आपके पास, एक्स इक्वल, आपके पास क्या आएगा, आपके पास आएगा, ये सारा मिटा देता हूँ, काफ़ी लेंथी हो रहा है क्योंकि आपके पास आएगा 2, यहाँ ये 1 है ना, 1 इम्प्लाइज 2 इंटू 2y माइनस 12 प्लस 3y इक्वल टू 11। 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको भी और इसको भी, तो 4y माइनस 24 जमा 3y बराबर 11, 4 और 3y कितने हुए, 7y माइनस 24 बराबर 11, ये 7y आ गया 11 जमा 24, या 7y आ गया 35 और यहाँ से y आ गया 35/7 काट के 5। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 5, और ये समीकरण नंबर कितना होता है हमारे पास, 4, चौथा है ना। अब आप बोलेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ y कहाँ, इन थर्ड, और थर्ड था क्या, थर्ड था, अब बोलेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन थर्ड, और थर्ड क्या था हमारे पास, थर्ड था x इक्वल टू, थर्ड है ना, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन थर्ड x इक्वल टू 2y माइनस 12, तो x इक्वल टू 2 इंटू 5 माइनस 12, ये आ गया 10 माइनस 12 और x का मान आ गया माइनस 2। ठीक है, तो कंक्लूजन में हमारे पास आ गया x इक्वल टू माइनस 2 और y इक्वल टू 3, तो क्वेश्चन सॉल्व हुआ। ठीक है, सो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलो रहने देते हैं, काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है, ये भी स्टॉप कर लेते हैं। आपने फर्स्ट के जो हैं वो सारे पार्ट करने हैं और एक थर्ड क्वेश्चन मेरे पास बचा है, यहाँ से 5 नंबर का बेटा क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट टाइम आई होप हम लोग इस एक्सरसाइज को ख़त्म करने में कामयाब रहेंगे। ओके, ठीक है, बाय।